हेलो बच्चों, K2S केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। और 10th क्लास की यह राजनीतिक शास्त्र का सारा वीडियो अपलोड धीरे धीरे सारा कक्षा का किया जाएगा, है ना। और सब वीडियो डाला जाएगा और सारे वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको 2024 के बोर्ड में आप अच्छा मार्क्स लाइए ताकि अपने माता पिता का नाम रोशन हो सके, है ना। चलिए देखते हैं। तो हम लोग वीडियो पार्ट 2 में देख रहे हैं। पार्ट 1 आपका अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट 2 है ये। तो पार्ट 2 में हम लोग ये देखेंगे कि भारत में जातिवाद के कुप्रभाव या कुप्रथाओं का वर्णन। कहने का मतलब ये हो गया कि भारत में जो जातिवाद के रूप में बटा है, जात के रूप में बटा है, बनिया, लोहार, पंडित, पंडित कह सकते हैं, भूमियार, है ना, मुस्लिम, अलग अलग समुदायों में बटे हुए हैं। ये समुदाय का प्रभाव सामाजिक जो विभाजन होता है उस पर क्या भूमिका निभाती है और इसका कहां तक परिणाम देखने को मिलता है, ये सब कुप्रथाओं को इस पॉइंट में हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कुप्रभाव भारत, इस क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपका रहेगा बोर्ड एग्जाम में। तो पूछेगा भारत में जातिवाद के कुप्रभाव या कुप्रथाओं का वर्णन करें। तो पहला सवाल आता है, पॉइंट में लिखना है, भारत में जातिवाद के कुप्रभाव या कुप्रथाओं का वर्णन निम्नलिखित है। ये सवाल का हेडिंग बनाएंगे उत्तर के लिए कि भारत में जातिवाद के कुप्रभाव या कुप्रथाओं का वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1, जब विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे को अश्रद्धा का मतलब होता है अच्छे भाव से, अच्छे विचार से, है ना, नहीं बोलता है। और घृणा का मतलब है घृणा की दृष्टि, यानी देखेगा तो उस ऐसे करके आंख अंगुराएगा कि फलवा आ गया है ना। तो ऐसे करके अगर करता है, इस प्रकार से अगर देखता है तो उसका देखने का जो नजरिया है वो पूरा नीच होता है। तो एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोग ऐसा देखते हैं या एक जात के लोग दूसरे जात को अगर ऐसा देखते हैं तो ये समाज में एक प्रभाव ही है। क्या प्रभाव है, या कह सकते हैं कुप्रभाव, या प्रथा जो है गलत है। पहले के जमाने में देखते थे कि हम लोग जब बचपन में थे तो देखने को मिलता था कि पानी अगर किसी का छू देते थे ना तो वो पानी पीता ही नहीं था। बताइए कहीं ऐसा संभव है कि पानी छूने के बाद पानी पीना असत है? गलत बात है। ये सब प्रथा जो है समाज को बहुत कोसों दूर डुबा के रखती थी, है ना। तो यही जिस कारण से ये लोग सब देखने को मिलता है ना। तो दृष्टि से देखते हैं जिसके कारण लोगों में असमानता और फूट की भावना बढ़ती है। अगर आप किसी को नीच भावना से देखिएगा या घृणा भावना से देखिएगा तो आपके प्रति उसका नजरिया, जो जिसको आप देख रहे हैं, उसका कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। वह क्या करेगा, लोगों में क्या होने लगेगा धीरे धीरे कि फलनवा ने हमको नीच भावना से या आंख गुरर के देखा, तो वह देखने के कारण क्या होगा, असमानता फैल जाएगा, दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाएगी। और दूरियां बढ़ने के कारण क्या होगा, फूट का भावना बढ़ेगा। एक दूसरे को क्या कह सकते हैं, अगर किसी के प्रकार की जरूरत हो गया या किसी आदमी वह बीमार गिर गया तो वह मदद के लिए आगे कभी नहीं बढ़ेगा। ये उसका कुप्रभाव देखने को मिलता है। पॉइंट 1 में समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जातिवाद के कारण राष्ट्र अनेक प्रतियोगी समूहों एवं टुकड़ों में बट जाता है। कह सकते हैं जैसे कि हमारा राष्ट्र अगर जात का विभाजन हो जाएगा तो कई लोग देश में ही अलग अलग खंडित हो जाता है। जैसे कि हम लोग एक बात बहुत पिछले भी वीडियो में हम समझाए कि पहले लोग क्या सोचता था, बिहारी जो है हरियाणा का, मेरा सरकार हरियाणा जो है सिर्फ हरियाणा के लोग के है ना। अब बिहारी को जो हमारा जाता था, तो यह एक भावना गलत होता है। यह राष्ट्र में अगर ऐसी भावना अगर फैलेगा तो क्या होगा पता है, एक दूसरे के प्रति नजरिया खराब होते जाएगा, यह देखने को मिलने लगेगा और धीरे धीरे राज्य का जो है, राष्ट्र जो है टुकड़ों में बंटता चला जाएगा, है ना। और राष्ट्रीय एकता पर कुठोराघात होता है। कुठोराघात का मतलब हो गया कि उसका प्रभाव इतना खराब हो जाता है कि एक दूसरे को मदद नहीं करता, जिससे राष्ट्र कमजोर हो जाता है। कोई भी एक ही जात का बहुदल हो जाएगा तो उसमें भी राष्ट्र कमजोर हो जाएगा, है ना। दूसरे जाति का भी बराबर अधिकार होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होता है। चलिए पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं। यह जातिवाद का ही परिणाम है कि समाज में तिलक का मतलब समझते होंगे, तिलक जो शादी ब्याह में
लड़की के तरफ से दिया जाता है ना, उसी को तिलक बोलते हैं। तिलक दहेज की प्रथा विकसित हो गई। आजकल के देखते हैं बहुत ऐसा गरीब ऐसा होता है जो अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाता है, शादी नहीं कर पाता। ये समाज का बहुत बड़ी कुव्यवस्था है, कुप्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका। आज के डेट में कहा जा सकता है कि समाज में होड़ लगा है, होड़ कि फलानवा का बेटा 10 लाख तिलक लिया सर, अब अगला बार हम अपना बेटा का शादी करेंगे ना तो हम 12 लाख लेंगे। तो ये समाज को बहुत बड़ा कुव्यवस्था में ढकेल रहा है। क्यों? क्योंकि कल की डेट में किसी की बेटी हो वह कन्यादान नहीं हो सकता है, क्योंकि वह दहेज के बिना उसकी शादी नहीं होगी। अगर उसकी शादी नहीं होगी तो उसका माँ बाप पर क्या गुजरेगा, ये आप भी अनुभव कर सकते हैं और हम भी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कि आप जो है इस बात को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। इसलिए समाज का एक जो है बहुत बड़ा जातिवाद का व्यवस्था जो है ये बहुत खराब क्या है, तिलक दहेज। ये इससे जो है लड़कियों का शादी ब्याह में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4 में इसी प्रकार से देखेंगे, जातिवाद के कारण राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में रुकावट होती है। आप बताइए, कोई जात वाला हम कहेगा हम आगे, वो कहेगा हम आगे, तो कोई भी राष्ट्र का जो है विकास होना संभव है? हम अगर मान लीजिए भारत देश में रहते हैं तो सभी जात को लेकर आगे बढ़ना ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो बताइए हमारा देश कभी आगे बढ़ सकता है? संभव ही नहीं है कि हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अगर देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको आगे बढ़ाने के लिए हर एक वर्ग के लोग, हर एक समाज के लोग, हर एक जात का लोग, हर एक समुदाय के लोग, हर एक धर्म के लोग, सबको एक साथ लेकर चलना होगा, तभी भारत देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश विकसित कहलाएगा। तो विकसित देश बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक राह पर चलना पड़ेगा, है ना। तो पॉइंट 4 यही कह रहा है कि अगर आर्थिक राष्ट्र की ऐसा दुर्गति हुई तो आर्थिक प्रगति में रुकावट आ जाएगा, यानी विकास नहीं होगा। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो बड़े बड़ी इमारतें बन रहे हैं, बड़े बड़ी फैक्ट्रियां लग रही, वो सब होना संभव नहीं रहेगा। चलिए, तो क्योंकि लोगों में व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग डरा सामा में रहेगा कि फलना हमको ऐसा ना कर दे, वो हमको ऐसा ना कर दे। तो ये सब व्यक्तिगत विकास होने के लिए या व्यक्तित्व का विकास, अपना विकास होने के लिए संभव नहीं रहेगा। ये पॉइंट हमारा 4 दर्शाता है। फिर पॉइंट आता है 5 में, जातिवाद के कारण समाज में रूढ़िवाद, समाज में कुरीतियों का विकास होता है। रूढ़िवाद का मतलब होता है जलन तनाव वगैरह जो होता है ना, एक दूसरे से देखने के बाद ऊंच नीच की बात कर देना, रूढ़िवाद का मतलब हो गया। और कह सकते हैं एक दूसरे से दूर हट के रहना, ये सब एक रूढ़िवाद का शिकार हो जाता है। और सामाजिक कुरीतियों का विकास, तो समाज में बहुत सारा कुरीति उत्पन्न होने लगता है, एक दूसरे के प्रति अच्छा भावना नहीं सोचेंगे तो एक दूसरे के विरोध में बोलेगा। तो ये सब समाज का एक बहुत बड़ा कुप्रभाव है। तो कह सकते हैं भारत में जातिवाद, ये 5 बिंदु को आप कुप्रभाव के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में जातिवाद के कुप्रभाव या कुप्रथाओं का वर्णन करें तो यह 5 बिंदु को आप लिख सकते हैं, और ये 5 बिंदु लिखिएगा तो आपका 2 नंबर का मार्क्स मिलेगा ही। चलिए, अब आते हैं हम लोग, एक पॉइंट हम यहाँ दर्शाएं, जगजीवन राम। तो जगजीवन राम जो थे एक दलित नेता थे। कौन नेता थे? दलित नेता, जो भारत के राजनीतिक में एक अहम रोल निभाए, जो दलितों का एक बहुत अच्छा नेता कहलाए। और जगजीवन राम जो है एक समाज को उठाने का काम भी किए। इसका बहुमूल्य कार्य को हम लोग भुला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना इनकी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि एक ऐसे छवि के नेता थे जो भारत के अनेक जातियों के साथ अनेक जातियों को उठाने का काम किए, है ना। तो इन्होंने एक बात कहा था अपना कथन में, क्या बोला था, एक आदमी यानी एक मनुष्य, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है। क्या कर सकता है? सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को तिलकांजलि नहीं दे सकता है। तिलकांजलि का मतलब हो गया कि वह जो है अपनी जात को, यानी कह सकते हैं कि फलानवा का जात का बेटी है तो दूसरे जात में अगर शादी कर दे तो ये संभव नहीं है, कतई नहीं होगा। यही जगजीवन राम कहना चाहते थे कि तिलकांजलि का मतलब हो गया कि तिलक नहीं देना, मतलब हम अपने अगर जो जात का है उसी जात में रहेंगे, दूसरे जात का तिलकांजलि नहीं दे सकता। यह इस जाति व्यवस्था का भारत में कुप्रभाव
देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम अगला बिंदु को और देखते हैं। तो हमने बोला कि आगे समझते हैं इसको। तो सबसे पहले एक और नेता थे जिसका नाम था रजनी कोठारी। तो रजनी कोठारी का कथन क्या था? इसका कथन बहुत ही सत्य माना जा सकता है, क्योंकि आपको भी इस बात से समझ में आ जाएगा कि क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। तो रजनी कोठारी ने कहा था, इनका कथन क्या था कि जाति विहीन का मतलब जहां जात पात पूरी तरह से खत्म हो जाना है ना, उसको बोलते हैं जाति विहीन। ठीक है, तो जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। यानी कह सकते हैं कि भारत में जाति विहीन राजनीति हो जाए ऐसा संभव नहीं है। उस बात को पर्दा में रख लीजिए, यही सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि बिना जात का राजनीतिक भारत में होना संभव है ही नहीं। हर राज्य में देख लीजिए, हर एक लोग जाति का राजनीति करते हैं, है ना। तो इसी चीज कहना है रजनी कोठारी का कि राजनीतिक में जातीय विभेद इतनी गहरी पैदा हो चुकी है कि बेटी और वोट अपने जाति का दो, यानी कहने का मतलब है बेटी यानी कन्यादान जो करते हैं आप बेटी, तो कहते हैं ना कि हम अपना जात में ही शादी करेंगे, दूसरे जात में शादी नहीं करेंगे। तो वो उसी तरह कहता है कि हम वोटवा जो है अपना जातीय को देंगे, दूसरा को नहीं देंगे। तो ये प्रथा अगर है तो कभी भी समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। यह बात आप लिख के रख लीजिए कि अगर समाज को उत्थान करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, हर वर्ग को एक समान आना है, तो आपको सबसे पहले अपनी जाति के नाम के पर जो वोट देते हैं उसको त्याग करना होगा। अगर इस चीज को आप सोच लेते हैं तो आप बेटी और वोट अपने जाति को दो ही प्रचलन की प्रथा रखेंगे तो तब तक समाज विकास नहीं कर सकता है जब तक ये दोनों प्रथा जीवित रहेगी। बात समझ में आ गया इस बिंदु को, है ना। तो हम लोग बता रहे थे कि वोट और बेटी रजनी कोठारी के अनुसार किसी को दे नहीं सकते हैं, है ना। ये भारत की एक परंपरा रही है, और परंपरा नहीं, ये सामाजिक कह सकते हैं, समाज की सोच, समाज के लोग का सोच रहा है। अब आते हैं आगे, राजनीति में जाति को प्रभावित करने वाला कारक। तो राजनीति में जाति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पॉइंट को लिखेंगे कि राजनीति को जाति अनेक रूपों से प्रभावित करती है। इसके उदाहरण निम्नलिखित है। यानी हम कह सकते हैं कि जाति को जो प्रभावित करने वाला है राजनीति में, यानी राजनीति में जो जाति प्रभावित करता है उनके अनेक कारक है। तो सबसे पहला कारक समझेंगे कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन। तो आप एक बात समझिए, कोई भी चुनाव जीतना चाहेगा तो वो देखता है, क्या देखता है जानते हैं? यह देखता है कि किस उस जो जहां पे वो चुनाव हो रहा है उस समाज में कौन सा जाति का सबसे ज्यादा वोट है, और सबसे ज्यादा जिस जाति का वोट रहता है उसी जाति का नेता वहां को खड़ा करता है, ताकि वहां के लोग जो है उस जाति के नाम पे वोट दे और वह नेता जीत के आए। और हमारा जो राजनीतिक पार्टियां हैं यह दिमाग लगाता है कि वह पार्टी को अगर वह नेता को देंगे ना टिकट तो वह नेता जीत जाएगा और हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। तो सरकार बनाने के लिए हर एक जाति समुदाय को तोड़ मड़ोड़ के वहां के कैंडिडेट यानी उम्मीदवार को चुनता है और चुन के वहां भेजता है ना। तो कह सकते हैं जब चुनाव के समय आता है तो चुनावों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब समझते होंगे आप कि आप भी जहां रहते हैं, जौन सा कस्बा में रहते होंगे या जहां आपका घर है ना, वह किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र में आता होगा। बिहार में जो है बिहार विधानसभा का 243 निर्वाचन क्षेत्र है, तो आप किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र में रहते होंगे। जैसे हम लोग जमुई जिला के जमुई निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, कोई हमारे बगल के पड़ोसी झाझा निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, कोई सिकंदरा निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, कोई आदमी जो है आपका कह सकते हैं ये आपका चकाई निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। तो ये आपका निर्वाचन क्षेत्र है और वह सीमाओं में बांटा हुआ है। और उस निर्वाचन क्षेत्र में राजनीति की जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है ना, वह दिमाग लगाती है, क्या देखती है कि उस जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें कौन सा जात का ज्यादा वोट है, उसी जात का वहां को उम्मीदवार उतारा जाता है ताकि वह पूरी तरह से उसका जो उम्मीदवार है वह हारे नहीं, वह पूरी तरह से जीत के आए, ताकि सरकार जो बनेगी उसमें उसका सहयोग पूरी तरह से हो सके, है ना। तो अब इस बात को समझ गए, निर्वाचन क्षेत्र में अलग अलग राजनीतिक दल यानी जो पार्टी होता है उम्मीदवारों का चयन करने लगते हैं। इस बात का ध्यान
रखा जाता है कि उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र में किस जाति का बहुमत है। मैंने बताया कि राजनीतिक जो दल, बड़े बड़े जो पार्टी होता है, वो देखता है कि उस राजनीतिक में जो है सबसे जाति, किस जाति का वोट है, किस जाति का ज्यादा वोट है, ताकि हमको वोट हो सके और हम वहां जीत सके। और जीतने के लिए हर राजनीतिक दल चाहता ही है। तो अधिकतर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार का चयन करते समय उसी जाति का व्यक्ति को उम्मीदवार बनाते हैं जिसकी जीत सुनिश्चित हो सके। यानी वह राजनीतिक दल कभी नहीं अपना उम्मीदवार उतारना चाहेगी कहां पे, उस निर्वाचन क्षेत्र में जो उसकी पार्टी हार जाए, तो उसका उम्मीदवार हार जाए। तो उम्मीदवार हारने के लिए तो उतने चुनाव में पैसा खर्च नहीं करता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां बहुत सारा पैसा चुनावों में खर्च करती है, 1-2 रुपया पैसा खर्चा होता नहीं है ना। इस बात को पहला पॉइंट है। इसमें नोट में बात लिखे राजनीतिक पार्टी, बहुत सारा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछ देता है कि फलना पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो मैंने कुछ बिंदु लिखा है, तो इसको याद रख लीजिएगा, नोट में करके लिख लीजिएगा कि राजनीतिक जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल कहने का मतलब है आरजेडी, जिसको हम लोग कहते हैं लालटेन छाप लालू यादव कहते हैं ना। तो उसी चीज को जानिए कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, जिसको हम लोग जानते हैं, वो उसका कौन सा छाप है, चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप, है ना। बात समझ में आया। और हमारे बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जो अभी बिहार में हम लोग का मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, उसको जनता दल यूनाइटेड बोलते हैं, जिसको जेडीयू के नाम से जानते हैं। जेडीयू जो है उसका हम लोग चुनाव चिन्ह क्या है, तीर छाप, हम लोग कहते हैं उसको तीर छाप। उसी तरह इसका नेता कौन हो गया, आपका पता है, नीतीश कुमार हो गया, है ना। तो उसी प्रकार लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी जानते हैं, झोपड़ी छाप को सुने होंगे। तो उस नेता का सबसे बड़ा गद्दावर नेता कहे जाने वाले कौन थे, रामविलास पासवान, जो कि एलजेपी का स्थापना करने वाले थे। और झोपड़ी छाप जो है एक बहुमूल्य योगदान रहा है उसका बिहार में, कि अपना भी पार्टी का ये नाम उठाने के लिए बहुत सारे कार्य को किए। और इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा, एलजेपी का झोपड़ी छाप हो जाएगा। अब आते हैं हमारे जो अभी वर्तमान समय में जो भारत का एक सरकार बनाए हुए, कौन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। तो कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के जो जिस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं, उसका चुनाव होता है कमल फूल छाप। यानी कह सकते हैं कि आज हमारे देश का बहुत नाम भी हो रहा है, बहुत ऐसा नाम हो रहा है क्या कि हमारे देश को विश्व के स्तर पर जाना भी जा रहा है। आज उसका देन है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोगों को जानने का अवसर मिल रहा है कि भारत क्या है ना। तो ये सब चीज है। और भारत का वर्चस्व बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारे कार्य को कर रहे हैं, ताकि हमारा भारत आगे बढ़े। और भारत को आगे बढ़ाना हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा मतलब कार्य है, और इसको आगे बढ़ाए। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कार्य को करें, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तो हाथ का पंजा जानते हैं, तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ का पंजा, ठीक है। तो ये सारे कभी कभी सवाल इससे उठ के आ जाता है कि ये आप बताइए जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है। तो उस समय आप नहीं जानिएगा तो आप सवाल का जवाब नहीं दे पाइएगा। तो सवाल का जवाब जानने के लिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट थ्योरी पढ़ना होगा। अगर थ्योरी आपका बहुत अच्छा है तो सवाल को हल करना बहुत इजीली तरीका से हो जाएगा। आपको कतई परेशानी नहीं होगा कि इस सवाल को कैसे हल किया जा सके। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक में जाति को प्रभावित करने वाले कारक दूसरा बिंदु कौन सा है, इसको देखने का काम करेंगे। आगे देखते हैं। हाँ, तो हमने क्या बताया था, पॉइंट हम 1 में बता दिए थे। उसी प्रकार से हम लोग पॉइंट 2 में देखेंगे सरकार के विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व। यानी सरकार जब बनती है तो विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व करने का कार्य करती है। क्या करती है वो सरकार, जिस दल से लोग जीत के आता है और देखता है कि वह सरकार में कि भारत में किस जाति का सबसे ज्यादा बहुलता है, तो बहुलता वाला देश, क्या बहुलता वाला क्षेत्र में क्या करता है, उसको मंत्री परिषद दे दिया जाता है, उसे मंत्री बना दिया जाता है, ताकि वहां के जो ग्रामीण है, वहां के जो समाज के लोग हैं, उस जाति के प्रति आकर्षित होकर रहे और आने वाला समय में भी उसके जो बोले वो
वो, उसके प्रति वो मतदान कर दे, वो अपना बहुरूपी वोट दे दे। तो हम लोग इस बात को समझेंगे पॉइंट 2 में कि भारत में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, यानी हमारा जो भारत का है वह द्वि प्रणाली सरकार चलती है। क्यों? क्योंकि हम लोग का सरकार एक राज्य में बटा है और दूसरा एक केंद्र में बटा है। जो हम लोग केंद्र को हम भारत सरकार के नाम से जानते हैं और राज्य को हम लोग राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं भारत में द्वि शासन प्रणाली है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार में उनकी मंत्री परिषद में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व देने की परंपरा स्थापित हो गई। इस कारण से राज्य की मंत्री परिषद में इस प्रकार विशेष ध्यान रखा जाता है। यानी अभी हम इस बात को ही चर्चा किए कि जो राज्य में जिस ज्यादा जात होता है उस जात को वहां का मंत्री बनाते हैं ताकि उसका प्रतिनिधित्व अच्छी तरीके से कर सके और आने वाला समय में उसी को मतदान करे। इसका ये बहुत बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो द्वि शासन या दोहरी शासन का मतलब हो गया सरकार दो रूपों में बटा होना, एक भारत सरकार एक राज्य सरकार। पॉइंट नंबर यहाँ पे देखेंगे तीसरा, जातीय भावनाओं को उकसाने में राजनीतिक दलों की सक्रियता। तो जातीय दल क्या करता है कि उस राजनीति जो जात होता है वो राजनीतिक दल उसको हवा देता है। हवा देता है मतलब उस जात को उकसाता है कि ताकि अपने और वोट को आकर्षित करे। लेकिन समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत तेज हो चुके, चालाक हो चुके, उकसाने के बाद भी उसको वोट नहीं देते। तो भारत में अनेक राजनीतिक दल है, लेकिन सभी राजनीतिक दल जातीय भावना को उकसाकर चुनाव में अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित कर लेते हैं। लेकिन राजनीतिक दल कुछ जातियों के समर्थन पर भी निर्भर रहते हैं। कोई कोई राजनीतिक दल ऐसा होता है कि उसके जात पर ही वोट पे डिपेंड होता है। यह बात सत्य है, ऐसे दल जाति विशेष के हितों में समर्थन तथा विकास करता है। सही बात है, यह बात मानने वाली बात यह है क्योंकि बहुत सारा जो दल जीत के जाती है तो वह क्या करती है कि सारा अपने जात के दल को बहुत विकास करता है और उसके अपने जात को जो है प्रतिनिधित्व करता है, समर्थन करता है और अपने जात का जो लोग वोट उसको देता है उसको विकास करने का काम करती है। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे कमजोर जाति के राजनीतिक में बढ़ती अभिरुचि। यानी कमजोर जाति जैसे जो कह सकते हैं वंचित लोग हैं, यानी कह सकते हैं दलित लोग और वैश्य लोग वगैरह आते हैं, जैसे मान लीजिए, और जो ओबीसी वर्ग के आते हैं, है ना, पिछड़ा वर्ग के आते हैं, वो सारा चीज जो है अब क्या हो गया कि राजनीतिक में अभिरुचि रखने लगा। उसको पता चला कि राजनीतिक में जो वोट का ताकत होता है वो सबसे बड़ी ताकत है। संविधान का कहा जा रहा है सबसे बड़ा अगर ताकत माना जाएगा तो वह है वोट का ताकत। अगर वोट का हम लोग अगर अपनी ताकत को सही तरीके से समझ लेंगे तो हमारा भारत का विकास होना संभव ही नहीं, बहुत ही संभव है। क्योंकि हम लोग जो है जिस जात पात के नाम पर वोट करते हैं तो राजनेता भी वहां विकास सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो कमजोर जाति के लोग यह बात समझ में आया, जातीय विभेद और राजनीतिक संबंध स्थापित करने में कमजोर जाति की लोग भूमिका रही है। क्योंकि भारत में 67% आबादी जो है वो है हमारा कमजोर जाति वर्ग का है। तो वो 67% आबादी जो है इस बात को समझने से बहुत वंचित था। तो लेकिन आजकल कमजोर जातियों की राजनीति में जितनी दिलचस्पी बढ़ी उतना पहले नहीं था। जब कहा जाता 1960 के दशक से पहले चले जाइए आप, है ना, तो अब आप उसके पहले जो है जाने के बाद आप राजनीतिक दल में उतना अच्छा नहीं था लोगों को। आप देख लीजिए 70 के दशक में भी राजनीतिक दल कमजोर जाति के उतना नहीं थे। लेकिन आज के चुनाव में 2020-22 के चुनाव में कमजोर जातियां बहुत दिलचस्पी उठाने लगी चुनावी होड़ में, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारा वोट का ताकत क्या है। हमें अगर कोई राजनेता पूछ रहा है, राजनीतिक दल हमारे पास आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां बोल रही है, तो वो हमारा वोट का ताकत की वजह से बोल रही है। ये संविधान का पावर है और संविधान ने हमको यह ताकत दिया है कि हम उस वोट से राजनेताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की काम करते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो राजनीतिक चेतना का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब आदमी में धीरे धीरे राजनीतिक बातें बोला जाता है, सुना जाता है, तो उसके ऊपर एक विशेष मानसिक पर एक विशेष दबाव आता है, जिसे एक चेतना के रूप में जानते हैं, वह विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो कमजोर इसलिए वह कह सकते हैं चेतना स्वाभाविक है, क्योंकि यह बात उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हम लोग कमजोर इसलिए है कि राजनीतिक से
हम राजनीति से अपनों को दूर रखा गया है। यानी कहा जाता है कि राजनीति से दूर रखने के कारण हम लोग कमजोर माने जा रहे हैं और अब वोट रूपी हथियार का उपयोग करके सबल ताकतवर बन सकते हैं। यानी अगर दलित या कमजोर जाति के लोग समझ गए कि हम लोग अगर वोट रूपी ताकत का उपयोग करेंगे तो हम लोग बहुत ताकतवर बन सकते हैं। सभी राजनीतिक दल इसका भरपूर लाभ उठाया, लेकिन अब समय नहीं रहा कि वोट का मतलब ये जाति पाति के नाम पर उठा ले, है ना। वो सब समाज में बहुत कुरीतियां थी, बहुत धीरे धीरे खत्म हुआ। ये इस तरह से आपका राजनीतिक शास्त्र का पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन का जब रियलाइज होगा वो सारा चीज हम आपको प्रोजेक्ट के माध्यम से, है ना, या फिर आपको आने वाला समय में जब हमारा YouTube इनके आपके सहयोग से आगे बढ़ता जाएगा तो हम आपको डिजिटल टीवी पे लाएंगे। ये मेरा आपसे कह सकते हैं, हम आपसे वादा करते हैं जरूर कि हम आपका डिजिटल टीवी के साथ आएंगे ताकि 2024 के बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सके। जय हिंद, जय भारत।